अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सपेरिमेंट्स की रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट है वो है प्रिपेयर द प्योर सैंपल ऑफ कॉपर अमोनियम सल्फेट एंड रिपोर्ट इट्स यील्ड। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए लैब में हमें कॉपर सल्फेट 1.5 गिवन था, लिक्विड अमोनिया 10 ml और मेथनॉल हमारे पास 20 ml था। तो इस एक्सपेरिमेंट को सिंपल ही हमने परफॉर्म किया था। प्रोसीजर आप देख लीजिएगा। तो जो मेन बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं इस एक्सपेरिमेंट में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखेंगे। सो हमारे पास है कॉपर सल्फेट और उसके अंदर आप 4 अमोनिया ऐड करते हैं। ये मैं इसकी जनरल इक्वेशन लिख रही हूँ और ये आपके पास सल्फेट बाहर आ जाता है, ठीक है, एज अ काउंटर आइन -2 अमोनिया। जैसा कि हमें पता है कि एक न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कॉपर इसमें क्या आ जाएगा, +2 स्टेट में। तो इसमें आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि कॉपर हमारे पास +2 में है, ठीक है। और हमारे पास जो प्राइमरी वैलेंसी है इस कम्प्लेक्स में वो 2 है। प्राइमरी वैलेंसी मीन कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास होते हैं, लिगेंड्स कितने हैं, 4, ठीक है। और कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है क्योंकि हमारे पास 4 लिगेंड्स हैं, ओके। इसके अलावा अगर हम इसका वीबीटी स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉपर 29 होता है, कॉपर हमारे पास 29 होता है। तो ये यहाँ पे हो गया 3D, यहाँ पे हो गया 4s एंड दिस वन विल बी द 4p। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड ये मैंने 29 तक फिल कर लिए। अब हमें पता है कि इस कम्प्लेक्स में कॉपर +2 फॉर्म में है, तो अब हम क्या करेंगे, कॉपर +2 करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर देंगे। वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होंगे, 4s से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी उसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो कॉपर +2 है इसके साथ लगे हुए हैं 4 अमोनिया, यानी या तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगी या इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। तो जब एक्सरे स्टडीज में इसको चेक किया गया तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी DsP2 नॉट sp3, ओके। DsP2 मीन्स स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ओके। तो ये देखें 3D, दिस वन विद द 4s एंड 4p। होता क्या है यहाँ पे कि जैसे ही आपस लिगेंड अप्रोच करता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से ये जंप करके इधर चला जाता है 4p के, 4p में भी ऑर्बिटल होते हैं ना, px py और pz। तो जो 4 का pz ऑर्बिटल है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके उधर चला जाता है, क्योंकि हमें जो ज्योमेट्री चाहिए उसमें हमें एक d ऑर्बिटल भी तो चाहिए, तो इसे फिर यहाँ से हमें लेके जाना पड़ेगा, तो इसे हम यहाँ से इधर ले जाते हैं। तो इस वजह से एक अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करता है, दूसरा इधर, और 2 अमोनिया इसके 2p में, ओके। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है वो इधर आ जाएगा जंप करके, ओके। तो ये देखें ये s हो गया, ये d हो गया, क्योंकि ये d का ऑर्बिटल है d, ये s हो गया और ये 2p हो गए, तो इसे हम कहेंगे DsP2।
ये हमारे पास होगी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कॉज करता है। जब ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कॉज करेगा तो मीन ये चीज़ अनस्टेबल नहीं है, इस टाइम ये कम्प्लेक्स अनस्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो ये यहाँ पे अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रही है जिसकी वजह से ये कम्प्लेक्स हमारे पास अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसकी फिर क्या होता है कि कॉपर को स्टेबल होने के लिए +2 से +3 फॉर्म में जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो हमारा कम्प्लेक्स +2 में है, तो मीन्स ये वाली स्टेट इम्पॉसिबल है और ना ही इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है हमारा कम्प्लेक्स। तो इसी फॉर्म में रहते हुए कॉपर +2 DsP2 हाइब्रिडाइजेशन तो शो कर रहा है, लेकिन उसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कर रहा है और इसे अनस्टेबल बना रहा है। तो इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट क्लासेस में रूल्स दिए गए, हगिंग्स रूल। तो आप लोगों ने बस इतना ही इसको याद रखना है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कॉज करता है जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन इसकी स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ से पूछा जाए कि ये कम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको देख के कह देते हैं कि ये डायामैग्नेटिक है, बट ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि यहाँ पे ये पूरी इसकी हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्म है ना, तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, तो इस वजह से ये क्या होगा हमारे पास कम्प्लेक्स, ये कम्प्लेक्स हमारे पास होगा पैरामैग्नेटिक। ओके, उसके बाद इसकी CFT, वो भी हम जब इसका CFT स्ट्रक्चर, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपने CFT कैसे ड्रा करना है VBT, तो मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स आज बताऊँगी। तो इसकी CFT में आपने क्या करना है कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वाला स्ट्रक्चर आपने बना देना है। ठीक है, उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है या कैसे बनाया जाता है वो मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो CFT इसकी स्क्वायर प्लेनर होगी। इसकी MOT नहीं है क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की MOT आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद इसकी यील्ड कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप इसकी यील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज यील्ड। तो बेसिकली जब हम परसेंटेज यील्ड की बात करते हैं तो उसका फार्मूला आपके पास होता है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड वो होती है जो आप स्टूडेंट्स लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके निकालते हैं, यानी एक्चुअल यील्ड को एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहा जा सकता है। लेकिन थ्योरेटिकल वो होती है जो आपने सपोज की होती है कि हमारी वैल्यू इसके राउंड अबाउट आनी चाहिए या इसके करीब करीब आनी चाहिए। तो जो हमारी एक्चुअल यील्ड होती है वो अक्सर हमारी थ्योरेटिकल यील्ड से लेस होती है। तो उसकी रीजंस भी यही होती हैं कि आप फिल्ट्रेशन ठीक तरीके से नहीं कर रहे या आपकी डिस्टिलेशन ठीक नहीं हो रही। अगर आप वॉश कर रहे हैं किसी चीज़ को, ड्राई कर रहे हैं अपने कम्प्लेक्स को, सॉल्ट को, किसी भी चीज़ को, तो इस वजह से आपकी जो एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल यील्ड है वो कम हो जाती है और कुछ साइड रिएक्शन भी अंदर टेक पार्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से ये कम हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी है, फिर आप एक्सपेरिमेंटल यील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखें, ये मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने लगी हूँ। एक्चुअली कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट की फॉर्म में यहाँ पे लैब्स में यूज़ किया जाता है। ये अमोनिया और ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा कॉपर एमाइन कम्प्लेक्स। इसका IUPAC नेम, ये सारी चीज़ें आपको आइडिया होनी चाहिए। ठीक है, और ठीक है, ये हो गया। अब देखें होगा क्या कि आप यहाँ पे चेक करें थ्योरेटिकल यील्ड या एन टाइप ऑफ यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, वो आपने लिख दी है। अब आपने चेक करना है कि कौन कौन सा रिएक्टेंट अंदर टेक पार्ट कर रहा है। तो एक कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट रिएक्टेंट है, ठीक है, और 4 अमोनिया, यानी आपके पास 2 रिएक्टेंट हैं। सबसे पहले आपने इनको लिख लिया और ये आपके पास कम्प्लेक्स है
प्रोडक्ट है आपका कम्प्लेक्स। एक आपके पास ये होगा तो एक ही आपके पास कम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। जब आपके पास 4 ये होंगे, अच्छा, अगर आपके पास 4 अमोनिया होंगे तो फिर एक कम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको इनके नंबर ऑफ़ मोल्स पता होने चाहिए, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ़ मोल्स हम निकालते हैं रिएक्टेंट के। सबसे पहला रिएक्टेंट हमारे पास ये है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। हमें पता है नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास क्या होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। मैस आपको गिवन होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने सबसे ऊपर आपको बताया था कि कॉपर सल्फेट आपको 1.5 गिवन था, अगर लैब में जितना भी आपको देंगे वो आपने यहाँ पे मैस लिख लेना है। सपोज हम कर लेते हैं 1.5 और मोलर मैस आपको ज़ुबानी आना चाहिए 251.5 होता है इसका। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास इतने मोल बनेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करेंगे अमोनिया के, ठीक है। लेकिन इसमें आपने ये याद रखना है कि ये दोनों चीज़ें सॉलिड फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब आपको इसका मैस आपके पास इसका मैस होना चाहिए। नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए आपको क्या चाहिए, मैस चाहिए ना। मोलर मैस तो आप फ़ौरन से कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन मैस आप कहाँ से लेंगे। तो ये अमोनिया तो लिक्विड फॉर्म में था, तो इसका तो आपको वॉल्यूम गिवन होगा, इसका तो आपको मैस गिवन ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डेंसिटी वाला फार्मूला लगाना, मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है। उसमें से आपने क्या करना है कि मैस का फार्मूला बनाना है। मैस का फार्मूला होगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अमोनिया की वो आपको वॉल्यूम गिवन करेंगे और इसके अलावा आपको डेंसिटी गिवन करेंगे। तो फिर आपने सबसे पहले अमोनिया का मैस निकालना है। तो डेंसिटी फर्स्ट कर लें इसकी 0.68 है और वॉल्यूम आपको दे देते हैं वो 10 ml या 5 ml, ठीक है। 10 ml लगा लें तो ये जो आपके पास आएगा ग्राम्स में, वो आपके पास होगा अमोनिया का मैस, ओके। अब ये देखें, ये अभी इसका मैस आया है अमोनिया का। अब हम फिर से फार्मूला लगाएंगे मैस ओवर मोलर मैस का और इसके नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे। तो इसका ये जो मैस आया है वो लिखा है हमने और इसका जो मोलर मैस है वो है, अमोनिया का मोलर मैस 17 होता है। इसको कैलकुलेट करने से आपके पास ये आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। और आपने नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं पहले रिएक्टेंट के, ओके। और अब देखें, ये निकाल लिया आपने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और आपने ये चेक करना है कि रिएक्टेंट जो है वो उसका मैस गिवन है कि उसका वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। तो जो चीज़ लिक्विड होगी उसका आपको वॉल्यूम और डेंसिटी गिवन होगी, तो पहले आपने उसका मैस निकालना है, ठीक है। ये मेन पॉइंट अंदर याद रखने वाली चीज़ थी, ओके। तो ये आपने उसका मोल्स निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अब ये जो हमने यहाँ पे पीछे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी थी उसी के मुताबिक हमारे पास ये रिएक्टेंट था और ये हमारे पास कम्प्लेक्स बन रहा था, ठीक है। आप कम्प्लेक्स का फार्मूला भी लिख सकते हैं या वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास 1 मोल था तो कम्प्लेक्स का भी आपके पास 1 मोल बनता था, ठीक है। लेकिन जब आपने इसके मोल्स कैलकुलेट किए थे तो वो आपके पास बने थे 0.059। तो जब ये 1 मोल है तो इसके भी तो इतने मोल्स बनेंगे 0.059। अब आपके पास दूसरा रिएक्टेंट था अमोनिया, ठीक है। और यहाँ पे फिर से आपने रिएक्टेंट्स को यानी जो आपका प्रोडक्ट है ना कम्प्लेक्स उसके साथ कंपेयर करना है। अब ये देखें 4 अमोनिया थे आपके पास, ठीक है। जब 4 अमोनिया होते थे तो फिर ये एक बनता था, ओके। अब जब ये अगर एक होगा तो फिर ये 4 नीचे आ जाएगा। लेकिन गिवन आपके पास इसके कितने मोल्स बने थे, वो आपके पास बने थे 682। तो
इसको भी फिर 6.82 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओ सॉरी 0.405, इधर भी फिर आपको 0.4015 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके आपके पास कैलकुलेट करके इतने मोल बनेंगे। तो यहाँ से आपने सबसे पहले जो मैंने पहले पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं आपने वो करने हैं। दूसरे नंबर पे आपने कंपैरिजन करना है अपने रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट आपके पास कम्प्लेक्स था ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कम्प्लेक्स लिख दिया है। अब ये देखें, जब ये 1 मोल होता है इसका, तो कम्प्लेक्स का भी 1 मोल ही बनता है। ठीक है, जब आपके पास अमोनिया के 4 मोल थे तो कम्प्लेक्स 1 मोल बनता था, लेकिन आपकी जो कैलकुलेशंस हैं उसमें तो ये 1 मोल नहीं है ना, उसमें जब आपने कैलकुलेट किया है तो ये इतने मोल बने। ठीक है, तो जब ये 1 है तो ये भी 1 है, तो ये भी सेम सेम ही रहेंगे। लेकिन अमोनिया जो आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक इतने मोल है, लेकिन आपने बताना कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसमें 4 मोल होते हैं और 1 ये बनता है, इसका कम्प्लेक्स का 1 मोल बनता है। फिर आपने कहना कि अगर इसका 1 मोल हो तो इसका 1/4 हो जाता है, क्योंकि ये 4 नीचे आ जाएगा और जो आपको गिवन है वो इतने हैं, तो आपने क्या करना है 1/4 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो अब आप देखें, इसने इतने मोल्स दिए हैं कम्प्लेक्स के और इसने कम्प्लेक्स के इतने मोल्स दिए हैं। अब दोनों में से आपने ये चेक करना है कि कम किसके मोल बने हैं, लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स किसके बने हैं। तो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स देखें, कॉपर सल्फेट के बने हैं। ठीक है, 0.0059 और इसके ज़्यादा बने हैं, तो इसलिए ये आपके पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, कॉपर सल्फेट आपके पास होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आपने क्या करना है, अब आपने थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करने के लिए उसका भी आपको मैथ्स पता होना चाहिए। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस हो तो आपके पास मैथ्स आ जाता है किसी भी चीज़ का। तो ये देखें, इसने आपको ये लिमिटिंग रिएक्टेंट, आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे यूज़ करने हैं। ठीक है, और मोलर मैस आपने किसका यूज़ करना है, मोलर मैस आपका आपने इसका यूज़ नहीं करना। मोलर मैस आपने आप किसकी थ्योरेटिकल यील्ड आप कैलकुलेट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, तो आपने अपने प्रोडक्ट का मोलर मैस यहाँ पे यूज़ करना है जो आपका कम्प्लेक्स था। तो कॉपर टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट आपके पास आपका कम्प्लेक्स था, तो उसका मोलर मैस होता है 227.5। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतने ग्राम आपके पास आ जाएगी यील्ड, यानी आपने मोल्स से ग्राम में कर दिया इसको। ओके, अब जो एक्चुअल यील्ड होती है आपके पास, इसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप लिखते हैं मैस ऑफ एम्प्टी फिल्टर पेपर जिसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होता है। आप फर्ज कर लें आपके फ़िल्टर पेपर का मैस था 1.09 ग्राम एम्प्टी फ़िल्टर पेपर का। फिर आपने उस फ़िल्टर पेपर के ऊपर मैसा फ़िल्टर पेपर प्लस कम्प्लेक्स, अब कम्प्लेक्स भी तो पड़ा होगा ना उसके ऊपर जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेंगे। तो फर्ज करें आपके पास वो आ जाता है 2.18 ग्राम। ठीक है, लेकिन आपको किसका मैथ चाहिए, आपको कम्प्लेक्स की एक्चुअल यील्ड के लिए मैथ चाहिए। तो मैथ ऑफ कम्प्लेक्स क्या होगा आपके पास, इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे क्योंकि आप कम्प्लेक्स प्लस फ़िल्टर पेपर के वेट में से सिर्फ फ़िल्टर पेपर के वेट को माइनस करेंगे तो आपके पास कम्प्लेक्स का वेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई है एक्चुअल यील्ड। तो फार्मूला हम लगा देंगे परसेंटेज यील्ड का, जो क्या होता है हमारे पास एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्चुअल यील्ड आपकी ये आई है 1.090 और थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास ये आई है मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कैलकुलेट करने पे आपके पास तकरीबन इतनी यील्ड बन रही है। ठीक है, तो बेसिकली इसको बताने का मकसद ये है कि सबसे पहले यील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना होता है कि ये जो एक्चुअल और ये थ्योरेटिकल यील्ड्स है ना, इसमें आपको मैथ चाहिए होता है। आपने सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है।
बैलेंस्ड मतलब प्रॉपर, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स इसके इतने हो इतने हो, वो आपको प्रॉपर आनी चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है आपने सबसे पहले। दूसरे नंबर पे आपने मोल्स निकालने हैं रिएक्टेंट के, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपने कंपैरिजन करना होता है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, जो भी आपके 2-3 रिएक्टेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, ठीक है, उनके आपने मोल्स निकालने हैं। और मोल्स निकालने के लिए आपने सबसे पहले ये कैसे निकलते हैं मोल्स, मैस ओवर मोलर मैस। मोलर मैस का तो आपको पता होता है, मैस आपको गिवन होता है। तो अभी जो हमने पीछे परफॉर्म किए कैलकुलेशंस, उसमें अमोनिया लिक्विड फॉर्म में था तो उसका वॉल्यूम आपको गिवन था। तो सबसे पहले आपने उसके वॉल्यूम को मैस में कन्वर्ट करना है डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करके, मैस बाय वॉल्यूम। डेंसिटी भी आपको गिवन होगी, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है इस पॉइंट में। तीसरे पॉइंट पे आपने कंपैरिजन करना है किस किस का, अपने रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, 1 बाय 1, ठीक है। पहले पहले रिएक्टेंट का कंपैरिजन करना है, फिर दूसरे रिएक्टेंट का कंपैरिजन करना है। फिर जब आप कंपैरिजन कर लेंगे तो फिर आपने चेक करना है कि उस कंपैरिजन में लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कौन बना रहा है, ठीक है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में कॉपर सल्फेट ने कम नंबर ऑफ मोल्स बनाए थे ना कम्प्लेक्स के, जो आपका प्रोडक्ट था, तो वो आपके पास होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली इस पॉइंट में आप लिमिटिंग रिएक्टेंट की निशानदेही करते हैं। जब आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर आपने क्या करना है, आपके पास मोल्स आएंगे ना, वो भी मोल्स, अभी तक मोल्स की कैलकुलेशन ही चाह रही है मोल्स की फॉर्म में। अब आपने क्या करना है, उन मोल्स को यूज़ करके तो आपने मैस फाइंड आउट करना है अपने कम्प्लेक्स का, यानी जो भी आपका प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट में ज़रूरी नहीं है कि कम्प्लेक्स हो, डबल सॉल्ट भी तो हो सकता है आपका, ठीक है। उसका मैस कैलकुलेट करेंगे आप, और ये जो मोल्स आएंगे यही मोल्स आपने यूज़ करने हैं इधर, जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। और मोलर मैस आपने अपने प्रोडक्ट का यूज़ करना है। उसके बाद ये आपके पास आ जाएगी थ्योरेटिकल यील्ड, और एक्चुअल यील्ड का भी मैंने आपको प्रोसेस बता दिया ऊपर। तो फिर आपके पास आ जाएगी एक्चुअल यील्ड। ये 4-5 चीज़ें आपने बस याद रखनी है और आपकी यील्ड कैलकुलेट हो जाएगी। और इसके अलावा आपको जैसे आप कॉपर सल्फेट पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट का पहले क्या रंग था। पहले उसका कलर था लाइट ब्लू, ठीक है। जब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, जब आपके पास कम्प्लेक्स बन गया कॉपर का, तो उसका कलर आ गया था डार्क ब्लू। कलर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये आपके पास हो गया पहला एक्सपेरिमेंट, इसमें यही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू।